अच्छे से? हाँ। इसमें कोई तकलीफ है रिफ्यूजल के कंसेप्ट में? हाँ या ना बोलो। एकदम क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर। चलो अब सुनो अगला कंसेप्ट, रेक्टिफिकेशन का कंसेप्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा रजिस्टर ऑफ मेंबर होता क्या है। जब भी आप एक कंपनी में शेयर परचेज करते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, तो इसकी बुक एंट्री बनती है। ये बुक एंट्री बनती है एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, जिसे रजिस्टर ऑफ मेंबर बोला जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का अलग बनता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अलग बनता है। इसका फर्स्ट पेज जो होता है वो इंडेक्स बताता है। इंडेक्स मतलब कौन कौन मेंबर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 करके इंडेक्स रहता है। लोग जैसे जैसे खरीदते हैं शेयर, यहाँ पे नाम आते जाता है। अब इंडेक्स के बाद जब पेज चालू होता है तो हर एक मेंबर को एक फोलियो नंबर दिया जाता है, जहां पे एक साइड में अलॉटमेंट लिखा होता है, दूसरे साइड में ट्रांसफर लिखा होता है, और तीसरे साइड में बैलेंस लिखा होता है। जब जब आप खरीदोगे शेयर, आपका अलॉटमेंट में शेयर के नंबर जुड़ते जाएंगे, और जब जब ट्रांसफर करोगे ट्रांसफर में जुड़ता जाएगा, फिर जो बचेगा वो बैलेंस। जैसे मैंने 1 लाख शेयर अप्लाई किया था, मुझे 1 लाख शेयर मिल गए, उसमें से 30,000 शेयर ट्रांसफर कर दिया तो 30,000 की एंट्री यहाँ बन जाएगी, और जो बचे मेरे पास वो 70,000 शेयर। मेरा फोलियो नंबर 1 हो गया। फोलियो नंबर 2 उसको मिलेगा जो अगला शेयर होल्डर होगा। तो जैसे जैसे लोग शेयर खरीदते जाते हैं, उनके नाम का एक एक पेज बनता जाता है, मतलब फोलियो नंबर बनता जाता है। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर कितनी समझ में आई? क्लियर है सर। सभी लोग को हाँ या ना बोलो बेटा। सर तो हर इंडिविजुअल का अलग अलग फोलियो नंबर? सबका अलग अलग। जैसे यहाँ पे कितने 7 शेयर होल्डर है ना, तो कितने फोलियो बनेंगे, कितने पेज बनेंगे? 7। सपोज करें पहला फोलियो नंबर 1 मेरा था जमशेद सर का। अभी मेरे पास बैलेंस कितने शेयर्स हैं? 70,000। चलो मैं 70 भी किसी को ट्रांसफर कर दिया, तब मेरे पास कितने बचे? मिल नहीं, तो ये मेरा फोलियो क्लोज हो जाएगा। अब मैं कंपनी में मेंबर रह गया क्या? नहीं। नहीं। अब मेरे को फिर शेयर खरीदने का मन है, अब मैं फिर अगर शेयर खरीदूंगा तो ये मेरा फोलियो क्लोज हो गया है। अब मेरे को एक नया फोलियो नंबर मिलेगा। अभी तक 7 तक है ना, तो मेरे को कौन सा मिलेगा? 8वां मिलेगा। तो जब जब तुम शेयर खरीदोगे तुमको एक फोलियो अलॉट किया जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? यस सर। आ गई। अब रेक्टिफिकेशन की जरूरत कब पड़ती है, आप ये समझ लो। रेक्टिफिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब बिना किसी रीजन के आपका नाम लिख दिया जाए। सपोज करो आपने शेयर खरीदा ही नहीं है, फिर भी आपका नाम लिख दिया गया, सही किया गया गलत किया गया? गलत किया। आपका नाम आना चाहिए था, ओमिट कर दिया गया है, सही किया जा रहा है गलत किया जा रहा है? गलत है सर। आपका नाम लिखने में देरी की जा रही है, सही कर रहे गलत कर रहे हैं? गलत। आपका नाम हटाने में देरी की जा रही है, सही कर रहे गलत कर रहे हैं? गलत। जैसे 70,000 शेयर कर दिया ना यार, या नील करके मेरा फोलियो क्लोज कर देना चाहिए कि नहीं आपको? अभी भी आप कर देना। तो मैं तो मेंबर माना जाऊंगा ना। सही बात है गलत बात? कितना क्लैरिटी, कितना क्लैरिटी? चारों बातें समझ आई? बेमतलब नाम डाला गया, ठीक है, रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। आना चाहिए था, लिख नहीं रहे हैं, लिखने में देरी कर रहे हैं, हटाने में देरी कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी तकलीफ है, क्या है, ऐसी परेशानी हुई है, तो आप एनसीएलटी का अप्लाई कर दो। किसके पास अप्लाई कर दो? एनसीएलटी। आप बोलो अच्छे से, मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। एक अगर मान लो फॉरेन मेंबर है, कौन है? फॉरेन मेंबर। तो वो तो इंडिया आ नहीं सकता, तो अपील वहां के कोर्ट में डाल सकता है, और वहां का कोर्ट इंडिया में कम्युनिकेट करेगा यहाँ की गवर्नमेंट के साथ कि इस बंदे का नाम रजिस्टर में क्या करवाओ, रेक्टिफाई करवाओ। ईमानदारी से बोलो, बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। आ गई।
अब जब तुम ये अपील डालोगे, पिटीशन डालोगे, तो एनसीएलटी ऑर्डर देगा कंपनी को कि आप 10 दिन के अंदर अपनी भूल सुधारो। कितने दिन के अंदर? 10 days. अच्छे से बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ हाँ सर. सर। आ गई? अगर हाँ इस सर। फॉलो नहीं करते हो आप, तो आप पे ऊपर फाइन लग जाएगा 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक। 5 लाख। कितना फाइन लग जाएगा? 1 लाख से 5 लाख तक. और साथ ही साथ पेनल्टी, पनिशमेंट भी होगी आपको कम से कम 1 साल तक की। कितनी? 1 साल तक के पनिशमेंट. ईमानदारी से बताओ, आपको रेक्टिफिकेशन का पूरा कंसेप्ट समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गया सर। नहीं करना है, क्या नहीं करना है? अच्छे से क्लियर है कि तकलीफ है? हाँ सर क्लियर है। हो गया? मैं मतलब सेटिस्फाइड रहूं, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। पक्का? कोई तकलीफ नहीं है आपको? नहीं। लॉस्ट ट्रांसफर डीड के कंसेप्ट पे आओ। सिखा दे रहा हूं कंसेप्ट, समझ लो कंसेप्ट, अच्छे से सुन लो। सपोज करो हुआ ये कि तनीषा और वेदिका के बीच शेयर ट्रांसफर हो रहा है। तो तनीषा ट्रांसफरर है, वेदिका ट्रांसफर है, इनके बीच ट्रांसफर डीड बनी कौन से फॉर्म में बताओ? SH4. इन्होंने SH4 कंपनी को डिलीवर किया। सपोज करो ये दोनों मुंबई में रहते हैं, कंपनी छत्तीसगढ़ में, तो इन्होंने मान लो बाय पोस्ट डिलीवर किया होगा। कैसे डिलीवर किया? बाय पोस्ट। अब मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, लॉस्ट हो गया, तो क्या करें? तो ट्रांसफर रजिस्टर होगा कि नहीं होगा? सर बिना उसके सर्टिफिकेट के नहीं हो सकता ना। अब अगर ये इस बात को प्रूव कर देते हैं कि हमने भेजा था, इनके पास कोई एविडेंस रहे, जैसे स्पीड पोस्ट की रसीद रहे, ठीक है, कि हमने ट्रांसफर डीड कंपनी में भेजी थी और ये गुम गई है, तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनसे इंडेमनिटी बॉन्ड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? Indemnity bond. मतलब ये कि अगर ये झूठ पाए गए तो कंपनी को ये लोग कंपनसेट करेंगे। क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे। और कंपनसेट। को अप्रूव कर देते हैं। बोलो कितना क्लियर? क्लियर है। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? आ गया सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। It is sometime found that transfer documents sent to the companies are lost, say in transit. Transit मतलब रास्ते में. In such a case, Act provides that where instrument of transfer has been lost or instrument of transfer has not been delivered within prescribed period, मतलब कितना दिन? 60 दिन. The company may register the transfer of such term as to indemnity as the board may think fit. ईमानदारी से बोलो, एकदम क्लियर है ना? यस सर। कोई डाउट नहीं है इसको लेकर? नहीं। ओके। नेक्स्ट है, जैसे बोर्ड अपनी हर पावर को डेलीगेट करता है, ठीक, क्या वो ट्रांसफर अप्रूव करने की पावर को भी डेलीगेट कर सकता है कि नहीं? बोलो, फिर से रिपीट करूं? सर कर सकता है। बोर्ड अपनी पावर्स कमिटी या किसी पर्सन को डेलीगेट करता है, उनको ऑथराइज कर सकता है कि भाई तुम अपना काम देख लो, तुम लोग ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दो। तो जब भी बारी आती है, क्या ट्रांसफर को अप्रूव करने की पावर डेलीगेट की जा सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल बोर्ड कर सकता है। ईमानदारी से बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है? नहीं सर। हाउएवर अगर रिफ्यूजल की बात आएगी, किसकी बात आएगी? रिफ्यूजल की। तो ये सिर्फ बोर्ड ही कर सकेगा रिफ्यूजल, वो ये पावर किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ईमानदारी से बोलो, कितना समझ आया? बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया मैं आपको, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ठीक, बहुत ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं हो रहा है आप लोग के लिए? क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। तो आपको मैंने अभी कौन कौन सा कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन का बताया, सभी लोग को परफेक्टली समझ आया? सब बोलो हाँ या ना? हाँ सर। फर्स्ट ट्रांसफर डीड समझ आ गया? यस सर। आ गया। एप्लीकेशन समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। डिवेंचर का कंसेप्ट सेम वैसे ही है जैसे शेयर का है, तो इस पे अलग से दिमाग नहीं लगाने का है, ठीक है। हम आते हैं, क्या माइनर के नाम शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं? इस कंसेप्ट पे बचपन में कहीं पढ़ाया हूँ क्या? ये फुली पेड अप होंगे तो हो हाँ सकते सर। हैं, क्योंकि वो बेनिफिशियरी सर बन फुली सकते पेड हैं। अप शेयर्स को गार्जियन तो कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर हो और वो मेजर होगा तब तक गार्जियन के अंडर। माइनर ट्रांसफर ही हो, यहाँ पे क्या हो? ट्रांसफर ही हो।
माइनर किसी को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, माइनर को शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। हो सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? तो पूरी लाइन पढ़ेंगे। इन इंडिया अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अग्री करते हो? यस सर। as under section 11 of Indian Contract Act, a person who has attained age of majority is only competent to contract. Since minor cannot enter into contract or agreement except through guardian, and since as per section 153, no notice can be taken of the fact that guardian hold a share interest for a minor, it follows that his name cannot be entered in register of member and therefore he cannot become member of the company. ईमानदारी से बोलो, सारी लाइन समझ आई कि नहीं है? सारी लाइन समझ आई कि नहीं आई? अगर शेयर होंगे तो गार्जियन के नाम पे होंगे, खुद मेंबर नहीं बन सकते, नहीं बनेगा। ध्यान रहेगी बात। आगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट इम्पोज अ ब्लैंकेट बैन प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ माइनर एज सच अ रिस्ट्रिक्शन इज अनरीजनेबल एंड नॉन सस्टेनेबल। हाउएवर, अगर माइनर के नाम कोई शेयर ट्रांसफर करना चाह रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि शेयर के ट्रांसफर के कभी भी बैन लगाया नहीं जा सकता। बताओ, बात समझ आई कि नहीं? यस सर। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। कोई डाउट है इसको लेकर? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो? तो याद रखो, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आज पार्टनरशिप फर्म है, कल रहे ना रहे किसी का भरोसा नहीं है। नहीं। तो ये कभी मेंबर भी नहीं बन सकते, ना ही इनके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। आपको बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई। सेकंड, क्या कंपनी के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो? आईएमपी लिख लो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लीगल पर्सन है, कंपनी के नाम पे बिल्कुल शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की एक कॉपी लगती है। क्या लगती है? बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। एक पर्सन को ऑथराइज किया जाता है कि वो कंपनी के बिहाफ में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकेगा। क्या एग्जीक्यूट कर सकेगा? डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सके। रिपीट कर देते हैं, नंदिनी के पास शेयर्स हैं, क्या वो माइनर के नाम कर सकती है? हाँ, तब जब वो शेयर क्या हो, फुल्ली पेड हो गया। फुल्ली पेड हो। क्या वो फर्म के नाम कर सकती है? नहीं सर। क्या वो कंपनी के नाम कर सकती है? हाँ कर सकती है। एक बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी और एक पर्सन को ऑथराइज करेंगे। देन ऑथराइजेशन लगेगा और एमओए एग्जीक्यूट करने के लिए कॉपी लगेगी। एमओए। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। छोटी छोटी बातें, सिर्फ एक बार देखना और ना माइंड में रखना, रटने की जरूरत नहीं, एग्जाम में क्लिक करना चाहिए बातों को, ठीक है? यस। ओके। थी अगर ओनर की कंसेंट के बिना उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए तो ट्रांसफर वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। वॉइड है। बताना पड़ेगा कि समझ गए? समझ गए। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं सर। ओके, ट्रांसफर खत्म हो गया पूरा। अब बारी आती है ट्रांसमिशन की। किसकी बारी आती है? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब एक पर्सन को शेयर पे राइट इसलिए मिलते हैं क्योंकि एक दूसरे पर्सन की डेथ हो चुकी है, या इनसॉल्वेंट हो गया है, या लूनेटिक हो गया, पागल हो गया, तो इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। ट्रांसमिशन शब्द को कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रांसमिशन जो होता है हमेशा बाय लॉ होता है, कानूनी रूप से होता है। जब कोई मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या लूनेटिक हो जाता है तो फिर शेयर का ट्रांसमिशन होता है। ईमानदारी से बताओ, कितना क्लैरिटी है? सर कोर्ट सेल मतलब क्या होता है? क्या? कोर्ट सेल मैं नहीं समझ पाया, शब्द बोलो। सर उसमें लास्ट में कोर्ट सेल लिखा है, बाय परचेज इन अ कोर्ट सेल। अरे कोर्ट सेल मतलब कोर्ट ऑर्डर से। कोर्ट के ऑर्डर से। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट सेल करवा देता, नीलामी, फिर जिसके नाम जाए। आई बात समझ? हाँ सर। अब इसके छोटी छोटी बातें हैं, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन था जिसके शेयर थे, उसने कोई नॉमिनी वॉमिनी रखा नहीं और वो मर गया, तो शेयर किसके नाम जाएंगे? कंपनी को। अरे लीगल हायर के नाम जाएंगे। अच्छा। मेरे घर में कोई तो होगा ना। यस सर। और अगर अनाथ हुआ ना मैं, और कोई नहीं रहा, मैं मर गया, तो मेरे शेयर आईईपीएफ में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। कहाँ? इन्वेस्टर एजुकेशन। जनरल लॉ सिखा रहा हूँ, समझना। अगर एक पर्सन शादीशुदा है, क्या है? शादीशुदा। के मरने पर उसके शेयर्स उसकी वाइफ के नाम जाते हैं, जब तक वो अलग से कोई नॉमिनी ना बनाया हो। क्या ना बनाया हो?
अलग से कोई नॉमिनी अलग ना से बनाए, nominee ना हो तो वाइफ के पास। ट्रांसफर इसे बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई गई। सर। तो अगर अब ये विडो का पॉइंट पढ़ दो, जैसे कोई पर्सन था, वो मर गया, अब उसकी विडो हो गई, उसको अपने नाम पे शेयर्स चाहिए, तो उसको कंपनी में सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। क्या जमा कराना पड़ेगा? सक्सेशन सर्टिफिकेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब वही एक अधिकार है, उसका अधिकार है और उसी के नाम होने चाहिए। अगर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट देती है और एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करती है, क्या साइन करती है? इंडेमनिटी बॉन्ड। अगर ये बात गलत पाई गई तो ये महिला जो है कंपनी को कंपनसेट करेगी। क्या करेगी? कंपनसेट करेगी कंपनी को। तो फिर उसके नाम शेयर किए जा सकते हैं। ईमानदारी से बताओ, यस सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। कोई दिक्कत? अब तीसरा सवाल होता है कि मान लो अगर जॉइंट होल्डर है तो क्या करें? जैसे एक शेयर को 3 लोगों ने मिलकर खरीदा, ए, बी और सी। अब मान लो सी की डेथ हो गई तो क्या करें? सर जितना प्रोपोर्शन सी का होगा उसमें वो कि उसके लीगल अरेंज कर जाएगा। अब ये माना जाता है इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग अपॉन डेथ ऑफ वन ऑफ द होल्डर, the shares are held by survivors. किसके पास रहते हैं? सर्वाइव। ए और बी के पास रहेंगे। सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा भी तो उसको नहीं मिलेगा शेयर। आई मेरी बात समझ? सिर के ऊपर से आ गई। मैं, मेरा दोस्त और उसका दोस्त मिलके खरीदे हैं, तो हम तीनों का ही काम चलाने पे अधिकार है। अब दो तीनों में से किसी को हो गया ना कुछ, तो जो 2 बचे उनका अधिकार होगा। ऐसा थोड़ी ना कि घर वाले भी चला लेंगे। समझ आया कि गया? आ गया। कितना समझ आया? आ गया। अच्छे से कि आधा अधूरा? ईमानदारी से बोलो। अच्छे से। आ गया। अब इसके बाद बारी आती है फोर्ज्ड ट्रांसफर की। किसकी? फोर्स ट्रांसफर की। अपन आईएमपी लिखेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे। फोर्स ट्रांसफर मतलब होता है किसी शेयर होल्डर की नकदी सिग्नेचर मार के उसके शेयर ट्रांसफर कर देना। अब आप बताओ ये सही है कि गलत है? गलत। क्या गलत है इसमें? क्योंकि सर बिना उसके अप्रूवल, बिना बिना कंसेंट उसके के आप ले रहे हो। आपने पॉज कर दिया उसके साइन। एक एक लाइन पढ़ूंगा, जो लाइन ना समझ आए बताना। इट मे हैपन दैट forged instrument of transfer is presented to the company for registration. In order to avoid the consequence which will follow a forced transfer, company normally write to the transferor about lodgement of transfer instrument so that he can object if he wishes. इतनी लाइन में कोई दिक्कत? कई बार कंपनी में फर्जीवाड़े होते हैं ट्रांसफर्स में, तो कंपनी जब किसी भी झमेले से बचने के लिए ट्रांसफरर को खुद ही बता देती है कि आपके नाम का सिग्नेचर होके हमारे पास ट्रांसफर डीड आई है और रजिस्टर कर दे। क्या तो कंपनी सही कर रही है कि गलत कर रही है? सही कर रही है। The company informs him that if no objection is made by him before day specified in the notice, it would register the transfer. बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। आपसे तो पूछ लिया ना गया ना। अगर धोखा हो तो खुद मना कर देते। आप मना नहीं कर रहे हो तो अब कंपनी की गलती है क्या? नहीं सर। इतनी क्लैरिटी आई कि नहीं आई पहले ही बताओ। हाँ सर आ गई। आ गया सर। आगे को थोड़ा ना अच्छे समझ लेना। तीनों के मैं मार्किंग मार दे रहा हूँ, ऐसा बी पॉइंट सी पॉइंट तीनों का अच्छे से करेंगे। द कंसीक्वेंस ऑफ फोर्स ट्रांसफर आर डिटेल्ड एज अंडर। ये कंसीक्वेंस है। A forced transfer is null. Null मतलब void होता है. And therefore the original owner of share continues to be the shareholder and the company is bound to restore his name in the register of member. आप बताओ ये लाइन समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई। A forged document never has any legal effect. It can never move ownership from one person to another. However genuine it may appear. कितना भी सही लगे लेकिन ओनरशिप नहीं जाती। इतनी लाइन में कोई दिक्कत? नहीं सर। Thus, नहीं a सर। forced instrument of transfer gives the ownership of share exactly where it always was in the so-called transferor. जो ओनर है उसी के पास ओनरशिप रहेगी, कितना भी धोखा कर दो फर्क नहीं पड़ता। कितना क्लियर है? क्लियर है। It follows that if a company registers a forced transfer, the true owner can apply so as to replace on the register and his name will be restored. अगर मान लो कंपनी ने फोर्स ट्रांसफर को रजिस्टर भी कर दिया तो ट्रू ओनर अपना नाम वापस से रिस्टोर करवा सकता है। ईमानदारी से बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर।
but the company does not incur any liability in damage by putting the name on the register. और कंपनी के ऊपर भी अभी तक कोई नुकसान नहीं आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा। However, if the company issues a share certificate to the transferee and he sells the share to innocent purchaser, the company is liable to compensate such a purchaser if it refuses to register him as a member or if his name has to be removed on application of the true owner. ये लाइन समझ आई कि गई? सर नहीं समझ आई। समझा दूं? समझ आ गया। हाँ सर। ईशा ट्रू ओनर है, क्या है? ट्रू ओनर। ट्रू ओनर। अमन ने क्या किया, इसकी फेक साइन मारी और ये शेयर ट्रांसफर कर दिया वेदिका को। किसको? वेदिका को। कंपनी ने ट्रांसफर रजिस्टर कर दिया। क्या कर दिया? रजिस्टर कर दिया। वेदिका अब जो ट्रांसफरी है जिसके नाम शेयर गए, इन शेयर्स को इसने फर्दर ऋषिता को ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? ऋषिता। मतलब एक थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब तनीषा को ये सारे घपले के बारे में पता लगा तो अपना नाम रिस्टोर करवाएगी कि नहीं? यस सर। और ऋषिता का नाम रिमूव करवाएगी कि नहीं? हाँ सर। सारी कारस्तानी किसकी है? अमन। अमन की। तो यहाँ पर कंपनी को कंपनसेट करना पड़ेगा। किसको? ऋषिता को। किसको? क्योंकि ऋषिता की तो कहीं कोई गलती थी नहीं इस बात में। अब समझ में आया? यस सर। फिर से पढ़ दे रहा हूँ लाइन। If the company issues share certificate to transferee माने वेदिका and he sell the share to innocent purchaser माने ऋषिता। the company is liable to compensate a purchaser। ठीक है, चलो पोजीशंस लिख देते हैं। ये ट्रू ओनर हो गई। ये कौन है? फोर्ज बंदा है, फोर्ज ट्रांसफरर है। हाँ। वेदिका को ट्रांसफरी। और इस ट्रांसफरी को जैसे शेयर मिले, इसने किसको दे दिया? ऋषिता को इनोसेंट परचेजर। ये तो इनोसेंट है, सब में इसकी कोई गलती है क्या? नहीं सर। तो कंपनी क्या करेगी? इसको कंपनसेट करेगी। कंपनसेट करेगी। कंपनसेट कर देगी, उसके बाद फिर पैसा किससे वसूलेगी? वो अमन से। अमन से पूरा पैसा वसूला जाएगा। तो अंदर घुस के एक एक चीज क्यों मार्क करवाया होगा? आएगा इसलिए करना इसमें। समझ आया कि? हाँ। अच्छे से है कि आधा अधूरा? अच्छे से। डेथ तो ऊपर बता दिया हूँ कि यार जॉइंट होल्डर है। एक हो गया तो शेयर किसके नाम जाएंगे? बाकी के दो सर्वाइवर्स। ट्रांसपोजिशन आपको पढ़ाना है मेरे को। क्या पढ़ाना है? ट्रांसपोजिशन अपने इसको तो ऐसे काटूंगा नीचे, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे भी काट दूंगा। ट्रांसपोजिशन में आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा ना अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, और इसमें ना बिल्कुल आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ट्रांसपोजिशन का केस जॉइंट होल्डर के में आता है। किस में आता है? जॉइंट होल्डर। सपोज करो ए बी सी 3 जॉइंट होल्डर। अब रजिस्टर में इनका नाम इसी सीरियल में लिखा है ए बी सी। अब ये कुछ छेड़छाड़ चाहते हैं, मतलब ये जैसे चाहते हैं कि सीरियल नंबर बदल दिया जाए, अब सी ए बी कर दिया जाए, तो ये अलाउ किया जाए कि नहीं? करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता? कर सकते हैं सर। इसका असर कहाँ कहाँ होगा पता है? रजिस्टर में अगर आप सीरियल नंबर बदलोगे ना, तो कहीं ना कहीं शेयर सर्टिफिकेट में भी आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद कल को जितने नोटिस जाएंगे इन मेंबर्स को, बैलेंस शीट की कॉपी जाएगी, सब में क्या करना पड़ेगा? नाम चेंज करना पड़ेगा। कुछ समझ आया? तो ट्रांसपोजिशन होता है जॉइंट होल्डर्स की नेम पोजीशन चेंज आना। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। अच्छे से क्या आधा दूं? अच्छे से। तकलीफ नहीं है? नहीं सर। बनेगा। लास्ट प्लेज पे आ जाते हैं। प्लेज मतलब गिरवी रखना। क्या शेयर को गिरवी रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता? यस सर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से गुड्स का मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी एक्शनेबल क्लेम एंड मनी स्टॉक को इंक्लूड करके तो गिरवी रख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस रख सर। सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं। बन जाएगा। यस सर। एक सवाल दूं कॉमन सेंस वाला, बना के दिखाओगे? रणवीर है कि रणवीर है? रणवीर है। दोनों है। दोनों है। दीपिका पादुकोण का हस्बैंड कौन है?
रणवीर रणवीर रणवीर, वीर इसका ना कॉमन सेंस लगा के आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। रणवीर एंड दीपिका परचेस्ड 1 lakh shares in गुंजा लिमिटेड, गुंजा लिमिटेड, ठीक है, एज अ जॉइंट होल्डर। Now, due to arising tension, Deepika wants divorce. भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं वो लोग। Deepika wants divorce and wants to split the shareholding with Ranveer. Is it possible? हाँ सर। हाँ सर। कैसे कैसे? सर दोनों साथ में परचेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर करें। हो जाएगा ना, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कर देंगे ना 2 सर्टिफिकेट में। अरे जॉइंट होल्डर है भाई बहन, दोनों वही। के खरीदे हैं। तो रजिस्टर में एक शेयर होल्डर गिना जाता है, रणवीर दीपिका सिंगल शेयर होल्डर गिने जाते हैं, अलग अलग थोड़ी है। क्या करें? ये सवाल है तो आपसे। जिसको प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाए, बाकी एक ओनरशिप आ जाएगी एक के भाई पास। जॉइंट होल्डर है ना, जैसे एक कार है, तो मैं बोलता हूँ कार को एक्स और वाई ने मिलके खरीदा है, तो जो आरसी बुक है उसमें तो कार का रजिस्ट्रेशन जो है एक्स वाई दोनों के नाम से हुआ है ना, हट थोड़ी सकता है। क्या करें? शेयर भी तो गुड्स है ना, जो शेयर का सर्टिफिकेट बना होगा उसमें तो ऐसा लिखा होगा ना R&D, रणवीर एंड दीपिका। अब क्या करें, ये तो अलग होना चाहते हैं। तो अलग-अलग शेयर हाँ, पे अलग सर्टिफिकेट इश्यू कर देते हैं। आपको मैं इसका तरीका बता रहा हूँ समझना। इसके लिए क्या होगा, जैसे ये अलग अलग होना चाहता है, इनके बीच बात हुई है, 50-50 हजार शेयर चाहिए इनको, कितने कितने? 50,000। ठीक है, तो अभी तो जॉइंट होल्डिंग है कितने की? 1 लाख की। यस सर। यहाँ पे 2 ट्रांसफर डीड बनेगी, कितनी? 2 ट्रांसफर डीड। एक SH4 बनेगा, ट्रांसफरर में R&D और ट्रांसफरी में R, फिर एक और बनेगी SH4, ट्रांसफर में R&D, ट्रांसफर में D। अब इधर समझ आ रहा है? जॉइंट होल्डर थे, पहले 50,000 शेयर रणवीर के नाम हुए और फिर 50,000 दीपिका। समझ आया कि गया सिर के ऊपर से? आ गया सर। कैसे? तो जॉइंट होल्डर की होल्डिंग ऐसे स्प्लिट नहीं होती, एक एक करके लोगों के नाम ट्रांसफर करना पड़ता है शेयर। ये बहुत डीप कंसेप्ट है और एग्जाम में एक आध बार पूछ दिया तो बच्चे नहीं बना पाए। आपको समझ आ रहा है? हाँ। आपको ना बहुत ज्यादा एक एक डिटेल में कंपनी का बता रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ग्रास्प कर पा रहे हो, कि नहीं ये बताओ। डेली आपको डिसिप्लिन बना के जितना मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और वीडियो देख लेना है। नहीं देख रहे हो तो गलती कर रहे हो, आप देख लो वीडियो और उतना नोट्स पढ़ लो, ये बातें आपको याद होनी चाहिए दिमाग में। बनेगा? यस सर। कल सुबह यार डिपॉजिटरी करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? डिपॉजिटरी। खत्म हो गया आपका शेयर कैपिटल चैप्टर, खत्म हो गया। डिपॉजिटरी एकदम अलग टॉपिक है, जिससे आते नहीं है क्वेश्चन, कराना मेरी जिम्मेदारी है। देखें तो कल सुबह इसको करा दूंगा और परसों से पर क्लास एक चैप्टर के रेशियो पे चलेंगे अपन, है ना? ठीक है बेटा, ये कर दो। अब आज जितना पढ़ाया हूँ दिन भर में रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, है ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। बाय सर। बाय सर।